आज चर्चा करेंगे कि शांति के बाद स्ट्राइक के साथ यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक सामरिक खाई अब केवल मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है। अब यह संघर्ष परमाणु क्षमता, समुद्री नियंत्रण, तेल आपूर्ति और पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन की निर्णायक लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ने के संकेत दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और इन सबके बीच अमेरिका युद्ध विराम, सैन्य दबाव और सामरिक सौदेबाजी है। तीन मोर्चों पर एक साथ खेलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सवाल केवल युद्ध रुकने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या ईरान अपना परमाणु दबाव छोड़ देगा, क्या इजराइल इस समझौते से संतुष्ट होगा और क्या हॉर्मुज़ जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर तनाव सच में खत्म होने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को संकेत दिया है कि वह अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार हटाने के लिए तैयार हो सकता है। ईरान के पास इस समय 400 किलो से ज्यादा ऐसा यूरेनियम मौजूद है जिसे और ज्यादा तैयार करके परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल लंबे समय से इसी भंडार को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता रहा है। इजरायली दावे के मुताबिक ये मात्रा लगभग 11 परमाणु बम तैयार करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये यूरेनियम कहां भेजा जाएगा, किस निगरानी में रखा जाएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि ये मुद्दा अमेरिका ईरान वार्ता का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का मसौदा लगभग तैयार हो चुका है, केवल अंतिम मंजूरी बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते में हॉर्मुज़ समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने का मुद्दा शामिल है। वहीं हॉर्मुज़ जहां से दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति गुजरती है और जहां किसी भी सैन्य तनाव का असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार भी किया है। ईरान ने साफ कहा कि अगर कोई समझौता होता भी है तब भी हॉर्मुज़ पर नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा, यानी समुद्री आवाजाही बहाल हो सकती है, लेकिन पूरी तरह खुला और बिना नियंत्रण वाला मार्ग स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वह बिंदु है जहां यह संघर्ष केवल सैन्य नहीं बल्कि सामरिक दबाव और वैश्विक व्यापार नियंत्रण की लड़ाई बन जाता है। उधर ट्रंप ने एक और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करनी है या नहीं। इस बैठक में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनगर और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे प्रमुख चेहरे शामिल होने वाले हैं। यानी वॉशिंगटन अब एक साथ दो रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। पहला समझौता, दूसरा संभावित सैन्य दबाव। इन सबके बीच सबसे बड़ा राजनीतिक असर इजराइल पर दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान वार्ता में इजराइल की भूमिका सीमित कर दी है। इसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। यानी जिस संघर्ष में इजराइल सबसे आगे दिखाई देता रहा, उसी संघर्ष के निर्णायक वार्ता चरण में उसकी भूमिका अब घुटती दिखाई दे रही है। लेकिन जमीन पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर बड़े हवाई हमले किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। टायर शहर के उत्तर में अल बागबूक इलाके पर हुए एयर स्ट्राइक में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी, और साथ ही इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट जुड़े हैं अरविंद सिंह तेजावत जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ के पास में जाना चाहूंगी। सर, एक तरीके से अब ईरान का ये जो समझौते वाला एक कदम सामने निकल के आ रहा है, क्या ये कह सकते हैं कि रणनीति बनाई गई है पूरी तरीके से इस युद्ध को अब खत्म करने के लिए? जी, एक बात के ऊपर ईरान पूरी तरह से एडामेंट था और उसी के ऊपर अमेरिका भी एडामेंट था, और वो बात ये थी कि ईरान के पास जो
400 केजी से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, उसे वो दूसरे देशों को हवाले कर दे या अमेरिका को दे दे, और ईरान ये करना नहीं चाहता था। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ईरान ने ये कह दिया कि मैं अपना ये यूरेनियम दूसरे किसी देश को देने को तैयार हूँ, और इस बारे में बातचीत समझौते के दूसरे चरण में होगी। चलिए मान लीजिए दूसरे चरण में होगी, मगर वो तैयार क्यों हुआ? मैं इसके बारे में आपको और आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अमेरिका ने इटली के अंदर, जर्मनी में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, ये आवाज कहाँ से आ रही है बीच में? सुनो सुनो, मैम ये आवाज बीच की बंद करा दीजिए प्लीज। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ यार, बड़ी बड़ी आप ये आवाज बंद कराइए प्लीज। नहीं नहीं सर, कोई आवाज नहीं है बीच में, मुझे आ रही है ना आपके किसी और अच्छा कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा सर जी, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है। अच्छा सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। अमेरिका ने यूरोप के इटली में 70 अपने न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं। उसने जर्मनी में भी, बेल्जियम में भी, नीदरलैंड में भी 20-20 न्यूक्लियर, यानी कि कुल मिला के करीब 150 न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं। उन बम्स को आवश्यकता पड़ने पर जिस देश में रखे हैं उसी देश का F-16, F-35 उनको लॉन्च कर सकता है। सिर्फ कंट्रोल अमेरिका के पास है। अब जैसे अमेरिका ने ये किया, ऐसा और देश भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये और देशों का सवाल आया तो क्वेश्चन ये उठा कि जिन्होंने एनपीटी में साइन किए हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिन्होंने साइन किए हैं, वो अपने न्यूक्लियर बम दूसरे देश में नहीं रख सकते। तो अमेरिका ने जवाब दिया कि मैंने ये बम यूरोप में तब रखे थे जब एनपीटी नहीं बनी थी, तो मान ली गई ये बात। लेकिन अब दूसरी बात, अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर इसलिए अटैक किए कि अगर वो अटैक ना करते तो 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया का एक न्यूक्लियर बम रशिया के थ्रू ईरान में आने वाला था जी। अब ये देखिए, नॉर्थ कोरिया उसने एनपीटी के अंदर साइन नहीं किए हुए हैं, लिहाजा वो अपने न्यूक्लियर बम को दूसरे देश में भेज सकता है। अब या तो मीडिएटर्स ने और या खुद अकलाई होगी, और दोनों चीज नहीं है तो मैं दे रहा हूँ ये सलाह। ईरान को ये बता दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास 460 एनरिच्ड यूरेनियम है, 60% एनरिच्ड है, तुम्हारे पास सेंट्रीफ्यूज खत्म हो गए हैं। सेंट्रीफ्यूज अगर मिल भी गए तो 60% से तुम्हें 90% करना पड़ेगा, तब आप इसमें एटम बम बनाओगे। बजाय इतनी बड़ी मुसीबत लेने के, अगर नॉर्थ कोरिया से आप एक एटम बम अपने यहाँ रखवा लेते हैं, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, तो तुमको क्या जरूरत है? ये तो बेकार के पॉइंट पे आपने अपनी एड़ी जो है जमीन में गाड़ रखी है। तो शायद ये बात समझ में आई हो और उन्होंने कहा कि साहब हम इसके लिए तैयार हैं। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट भी हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि शांति की बात किस तरीके से स्ट्राइक के साथ और साथ ही अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में अब एक नए डील को लेकर के चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं और सीधा चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी के पास। अरविंद जी, एक तरीके से जो ये डील बताई जा रही है, इसका असर वैश्विक तेल बाजार हो गया और कच्चे तेल पर कितना असर अब पड़ सकता है? क्या स्थिरता आएगी इनकी कीमतों पर? कोई क्षणिक स्थिरता आ सकती है, पर बहुत लंबे समय तक इसकी स्थिरता की कोई गुंजाइश नहीं है, जैसा कि भारत सरकार भी इस चीज के लिए तैयार दिख रही है। और ये भी है कि भारत सरकार भी अल्टरनेटिव जो खासकर ऑयल सप्लाई रूट्स है उसकी तरफ कोशिश कर रही है। पीएम साहब की जो यूएई यात्रा है वो इसी कड़ी का एक नतीजा था। रही बात जो इनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने की बात है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि दरअसल ये ईरान की एक स्ट्रेटजी रही है कि बात को या किसी भी संभावित अमेरिकी हमले को डिले करने के लिए वह ऐसी बातें करेगा
और जब आखिरी समय पे जब बातचीत रखेगी तब वो बिल्कुल यू टर्न लेते हुए कहेगा कि देखिए, जब तक हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है तब तक हम एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका या किसी भी तीसरे देश को नहीं सौंप सकते, जैसे कि ईरान का अभी तक का स्टैंड रहा है। पर अगर ईरान की तरफ से जैसे कि ये जो बयान आया है तो इसके पीछे वजह यह है कि ईरान इस समय काफी दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसके कारण जो ईरानियन इकोनॉमी है लगभग वो बहुत ही खतरे में पड़ती नजर आ रही है, और उसके तेल के कुएं भी। नंदनी जी रक्षा विशेषज्ञ के पास चलते हैं। सर, हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, दोबारा हॉर्मुज के खुलने से क्या वैश्विक तेल बाजार में क्या असर उसके आ सकता है? क्योंकि एक तरीके से ईरान का जो अब ये एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने की बात आई है, ऐसे कहा जा रहा है कि ईरान अपना एक जो है हार मान चुका है या फिर कोई एक अलग रणनीति बना रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से तो कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन नियंत्रण उसका जो है हॉर्मुज पर रहेगा ही रहेगा एक तरीके से। नहीं, नियंत्रण कैसे रहेगा? नियंत्रण का मतलब कि क्या वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि जो भी जहाज आएगा पहले ये बताओ कि उसके अंदर क्या लदा हुआ है, वहां पे 40 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उसका पंजीकरण होगा, ये चेक किया जाएगा कि वो दुश्मन का है या दोस्त का है, फिर उससे पैसे वसूले जाएंगे, फिर वो पैसे भी क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में वसूले जाएंगे, जिसकी वजह से ईरान अब तक टिका हुआ है। वो तो बिटकॉइन की माइनिंग करता है, इसी वजह से तो वो आज तक जिंदा है। तो क्या ये सब चीजें रहेंगी? अगर ये रहेंगी तो फिर उसका ये कैसे कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने खोल दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का मतलब होगा कि जैसे पहले था वैसे, मींस जो स्टेटस को, मींस कि कोई भी जहाज वहां से गुजर सकता है जैसे पहले गुजर रहे थे। अब अगर वैसा होता है तो ये सारी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कई किस्म के खतरे हैं जो आज दिखाई दे रहे थे जिनके खत्म होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो ये कि जो तेल के मूवमेंट पे पाबंदी लगी थी, अगर वो खुल जाएगा तो अब तक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का प्रभाव एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात 10-15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। यही चीज फर्टिलाइजर के मूवमेंट पे भी है, यही चीज हीलियम गैस के मूवमेंट पे भी है। लेकिन इनसे भी ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ईरान ने ये धमकी देनी शुरू कर दी थी कि हम जो यहाँ से इंटरनेट केबल गुजरती हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जिनसे ग्लोबल डेटा, इंटरनेशनल बैंकिंग, जिनसे क्लाउड सर्विस, यानी कि ये सब चीजें जो गुजरती थी, हम इनकी कंपनीज के ऊपर भी टोल लगाएंगे। और इतना ही नहीं, इन केबल्स के अंदर रिपेयर का काम भी ईरान की कंपनी करेंगे। तो एक किस्म के ईरान की ये दादागिरी भी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर डिजिटल दंड भी पड़े, पेट्रोल का दंड भी पड़े, फर्टिलाइजर और हीलियम गैस का भी पड़े, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अमेरिका शायद एग्री करेगा कि मैं भी अपना ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार हूं, जिसकी वजह से जो सही बात कही तेजावत जी ने कि भाई वो ईरान एक बहुत घुटन महसूस कर रहा था, क्योंकि ईरान को आने वाले और ईरान को जाने वाले जो शिप हैं, ऐसे करीब करीब 100 से ज्यादा शिप को अब तक रोक दिया गया था अमेरिका के उस ब्लॉकेड की वजह से। पहले ही ईरान की इकोनॉमी बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वहां प्रदर्शन हुए, बाद में युद्ध हो गया और इकोनॉमी खराब हो गई, और अब जब से उसका तेल का आना जाना बंद हुआ, हालांकि वो शेडो फ्लीट से इधर उधर भेजता रहा, कुछ रेल के जरिए भेजता रहा, पर फिर भी मेजर क्वांटिटी का आना जाना बंद हो गया, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो प्रेशर पे आ गया और उसने तैयार हुआ कि हाँ जी मैं एक समझौता कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक तो ये समझौता होने को नजदीक है। ट्रंप ने कह दिया कि हाँ जी बिल्कुल नजदीक है, केवल साइन होने बाकी है। पर कुल मिला के बात यह है कि जाट मरा जब जानिए जब तहरी हो ले, यानी कि जब तक सिग्नेचर नहीं होते हैं तब तक इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब ये लगा कि डील होने वाली है, मगर लास्ट मिनट पे वो डील कैंसिल हो गई।
तो अभी देखना बाकी होगा। लेकिन जी जो कुछ रिजल्ट है मैं समझता हूँ 24 से 48 घंटे में निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। जी ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया में एक बार इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट से मिलूंगी। हम चर्चा कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से जब से एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने की बात आई है उसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। मेरे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चलते हैं। सर, एक तरीके से अगर ये समझौता मान लेते हैं अमेरिका ईरान के बीच में समझौता हो जाता है, इसके बाद इसका असर जो है सबसे ज्यादा किन देशों पर दिखाई देगा? अमेरिका पर देगा, चीन पर देगा या रूस पर देगा? इनमें से किसी पर भी नहीं, सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा भारत पर। और भारत के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी क्योंकि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फंसा हुआ है IMEC का, जो हम मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप और फिर आगे यूनाइटेड स्टेट और लैटिन अमेरिका में हम भारतीय सामान को पहुंचाना चाहते हैं। इसके कारण जो इंडियन इकोनॉमी जो बूस्ट करेगी वो वाकई अमेजिंग होगा, क्योंकि भारत में यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी जो कि बेरोजगार है उसको काम मिलेगा और चीन के मुकाबले में भारतीय सामानों की दुनिया भर में बढ़त होने लगेगी। और यही भारत के लिए एक तरीके से आगे आने वाले भविष्य का रोड मैप होगा। और जहां तक इन समझौते की बात है, कर्नल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब समझौता हो जाएगा तब देखेंगे। उससे पहले बिल्कुल प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है। कारण साफ है कि ईरान, मुझे नहीं लगता कि अपने अस्तित्व को खतरे में डालकर किसी समझौते की तरफ जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को भुनाना चाहते हैं क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है। तो अगर वो ये कर लेते हैं कि देखिए हमने ईरान को इस हद तक झुका दिया, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में होगा। और ईरान आखिरी दम तक ये चाहेगा कि ये लड़ाई रुके, क्योंकि इस लड़ाई में ईरान की जो बर्बादी होगी वो वाकई मुश्किल है। क्योंकि अभी इतने कम समय में जो यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने जो हमला किया था उसमें खरबों रुपयों की तबाही हुई है। और अभी लगभग जो ईरानियन इकोनॉमी है वो बहुत ही गहरे संकट में है। और अगर यह ब्लॉकेड बहुत लंबे समय तक बना रहा तो हालत और भी ज्यादा खतरनाक होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझौता हो, बहुत जल्दी हो, भारत यही उम्मीद करता है। पर भारत ये भी जानता है कि समझौते से यूनाइटेड स्टेट को फायदा नहीं है, इसलिए भारत अपना जो दूसरा वैकल्पिक रास्ते हैं वो खोज रहा है और धीरे धीरे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जी दो राय नहीं है, न देनी चाहिए। ठीक, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी है रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी जी। सर, एक तरीके से आपने सुना अरविंद जी ने क्या कहा। इसके बाद अगर भारत की भी बात करूं, एक तरीके से बिल्कुल खुशखबरी होगी भारत के लिए, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो अगर कम हो जाता है, क्योंकि असर जिस तरीके से लगातार भारत पे भी देखने को मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा निराशाजनक है। अगर ये समझौता मान लेते हैं एक बार को नहीं होता है या विफल हो जाता है, तो फिर अमेरिका का अगला कदम क्या हो सकता है? हमें अमेरिका के अगले कदम की परवाह करनी चाहिए या अपने अगले कदम की परवाह करें? अभी जब आपने तेजावत जी से पूछा तो ये कह रहे हैं कि भारत के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा, भारत की बहुत चीजें रुक गई हैं वो खुल जाएंगी। भाई अगर इतना अच्छा असर होगा, और ये हम भी पहले से कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है, लिहाजा फायदा भी सबसे ज्यादा भारत को होगा जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। क्योंकि दुनिया का 20% जाता होगा, हमारा तो 30% ऑयल गुजरता है, हमारा तो वहां से करीब 40% LNG गुजरती है, हमारी तो करीब 80% LPG गुजरती है, हमारी तो वहां से तरह तरह की केबल्स हैं जो वहां से गुजरती हैं। तो ऐसे समय में अगर भारत को भी फायदा, जब नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा था तो फायदा भी सबसे ज्यादा होगा। अब अगर ये नहीं होता है तो हम जो पहले से कहते आ रहे हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि अमेरिका इसको खुलवाने में सक्सेसफुल हो या ना हो, हेल विद इट, हमें अपने बारे में सोचना है। क्या हमें प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहिए? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग जो हैं वो इस साहस से पता नहीं क्यों पीछे हटते हैं। खैर वैसे भी साहस अगर बाजार में बिकता होता तो हर कोई खरीद लेता, लेकिन जो आगे बढ़ के काम करता है, यानी कि हम ऐसे समय में एक बात को सामने रख के, ना हम किसी के दुश्मन ना हम किसी के दोस्त, लेकिन हम अपने देश के इंटरेस्ट के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अपने फोर्सेस को
डिप्लॉय करें, और वो जी। डिप्लॉय किस लिए करें? हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में मदद कराएं। ये बात मैं पहले से कहता रहा हूँ। ज्यादातर लोग इसका विरोध करते हैं, जी हम क्यों करें, हम क्यों करें। अरे यही तो रीजन है जिसकी जी वजह से ठीक हिंदुस्तान। जी ठीक है सर, बिल्कुल समय की कमी के कारण ये चर्चा मुझे यहीं पे रोकनी पड़ेगी। और फिलहाल जिस तरीके से हमने इस चर्चा में देखा कि किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में तनाव जो भी बढ़ रहा है, ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, उसका असर भारत पे भी क्या पड़ेगा, साथ ही ये तनाव अगर विफल होता है तो भी उसके बाद क्या हो सकता है। दुनिया फिलहाल एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, एक तरफ जहां परमाणु तनाव कम करने की बातचीत भी चल रही है, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और सैन्य चेतावनियां लगातार जारी हैं। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।